10वीं कक्षा और हमारे जो साथी गुरुजन हैं उनको सभी को नमस्कार। कल हमारी जो सामाजिक विज्ञान की परीक्षा है उसके लिए मैंने आपके लिए कुछ सदाबहार बहुत ही इम्पोर्टेंट 5-5 नंबर वाले प्रश्न जो हैं उनका सिलेक्शन किया है। ऐसी संभावना है कि ये जो प्रश्न हैं आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। इस वीडियो को आप एक बार या दो बार ज़रूर देखें ताकि आपको अधिक अंक मिल सके। 5 अंक वालों में मैंने पहला क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया है जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों का सामाजिक और आर्थिक जीवन कैसा था? तो सरस्वती सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनका सामाजिक और आर्थिक जो जीवन है उस पर हमने प्रकाश डालना है, तो उसको एक बार देखिए उनका सामाजिक जीवन। सरस्वती सिंधु सभ्यता का समाज अनेक वर्गों में विभाजित था। दुर्ग के एक क्षेत्र में शासक वर्ग व दूसरे प्रशासनिक अधिकारी रहते थे, यानी कि जो दुर्ग थे उनमें शासक वर्ग और प्रशासनिक जो अधिकारी थे जो प्रशासन को चलाते थे वो रहते थे और उनकी सुरक्षा व सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाता था। आवासीय क्षेत्र में व्यापारी, जो आवासीय क्षेत्र थे वहाँ पर व्यापारी, सैनिक, अधिकारी, शिल्पी, मजदूर आदि रहते थे और उनकी सुरक्षा को कई विशेष व्यवस्था की गई थी। काफ़ी विशेष व्यवस्था थी उन सभी की। परंतु कालीबंगा, लोथल, बनावली और धोलावीरा में किलाबंदी के प्रमाण मिलते हैं। दूसरा था वहाँ के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार का भोजन का सेवन करते थे। उनका मुख्य भोजन था जौ। क्या खाते थे? जौ, गेहूँ, चावल, फल, सब्जियाँ आदि खाते थे। तीसरा क्या था? यहाँ के लोग वस्त्र और आभूषण के भी शौकीन थे, यानी कि जो हमारी सरस्वती सिंधु सभ्यता थी उसमें जो निवासी थे वो लोग वस्त्र और आभूषण भी पहनते थे, वो शौकीन थे। आभूषणों में क्या थे? हार था, भुजबंद था, कंगन था, अंगूठी थी आदि पहने जाते थे। उसके बाद क्या है उनके सामाजिक जीवन पर देखिए। धनी वर्ग अर्ध कीमती पत्थर, सोने, चांदी एवं हाथी दांत आदि आभूषण पहनते थे और निर्धन जो वर्ग के जो लोग थे वो पक्की मिट्टी और हड्डी या पत्थर आदि के आभूषण बनाते थे। और पांचवा उनकी क्या थी सामाजिक जो जीवन था उसमें, यहाँ की स्त्रियां काजल, सुरमा, सिंदूर लगाती थी। और छठी के विशेषता थी सामाजिक, शतरंज के शौकीन थे। नृत्य व शिकार करना यहाँ का लोगों का प्रिय शौक था। उनका धार्मिक जीवन कैसा था? धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों का धर्म में पूरा विश्वास था, वो धर्म को मानते थे। दूसरा, इनकी कई परंपराओं को बाद में भारतीय समाज में भी अंगीकृत कर लिया गया था, यानी कि भारतीय समाज ने अपना लिया था उनकी जो परंपराएं थी, धार्मिक जीवन था उनका। फिर क्या था? यहाँ के लोग मातृशक्ति की पूजा करते थे, यानी कि जो मातृशक्ति थी उसकी पूजा करते थे। ये मातृशक्ति की उपासना प्राणी व वनस्पति जगत की उपासना देवी के रूप में करते थे। और क्या देखिए, चौथी विशेषता क्या थी धार्मिक जीवन की? मूर्तियों पर मिले धुएं के निशान से ये दर्शाते हैं कि यहाँ के लोग मूर्ति के समय, यानी कि मूर्ति की जो पूजा करते थे उस समय कुछ न कुछ वो कोई वस्तु जलाते थे। अगली पांचवी धार्मिक जीवन की क्या विशेषता थी? पशुपति शिव की उपासना के अंकित सरस्वती सिंधु सभ्यता के पुरावशेषों में देखने को मिलते हैं। प्राप्त प्रमाणों के अनुसार ये लोग शिवलिंग की पूजा के साथ साथ पशुओं एवं वृक्षों की पूजा भी करते थे। ये उनका सामाजिक और धार्मिक जीवन था सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों का। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा मेरे को, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार जरूर देख लेना। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश के सामने कौन कौन सी समस्याएं थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो देश के सामने जो समस्याएं थी वो निम्नलिखित थी। एक चीज़ मैं बता देता हूँ बच्चों, जब ये बड़े प्रश्न लिखो तो आप इसको पॉइंटों में ज़रूर लिखना, पॉइंटों में लिख करके और अगली लाइन से शुरू करना। उसका जो पॉइंट आपने लिखा है उससे अगली लाइन में आपको तीर का निशान लगा करके आपने वो प्रश्न करना है, उससे अच्छा प्रभाव पड़ता है। और ये जो पॉइंट हैं ये आप अलग से कोई जैसे स्केच पेन ले जाओ या अलग से अच्छी प्रकार से सुंदर लिखाई में आपने लिखना है। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश की सामने समस्याएं क्या क्या थी? एक तो थी बंटवारे की समस्या। जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई हमें, जब हम स्वतंत्र हुए उसके बाद हमारे सामने एक समस्या आई, बंटवारे की समस्या। बंटवारे की समस्या इसमें क्या हुआ? देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत का विभाजन हो गया। हिंदू सिख और हिंदुस्तान में, हिंदू सिख आदि तो हिंदुस्तान में रह गए और जो मुस्लिम आबादी थी वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गई। विभाजन के कारण 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आए। उनके रहने खाने और रोजगार की समस्या बहुत बड़ी समस्या थी। तो पहली समस्या तो ये थी कि बंटवारे की समस्या, यानी कि जो कुछ धर्म, जो मुस्लिम धर्म के जो लोग थे, जो पाकिस्तान का जो हिस्सा था वो
भारत में आ गए शरणार्थी, और उनके लिए अचानक जब वो आए तो उनके लिए समस्या होगी रोजगार की, खाने पीने की और रहने की समस्या एक सामने ये आई थी। ये समस्या पहली तो थी बंटवारे की समस्या। दूसरी समस्या क्या थी बच्चों? देशी रियासतों की समस्या। उसमें क्या था, देश में लगभग 565 रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन में शामिल थी। इन सभी रियासतों का एकीकरण करना सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसका सामना स्वतंत्र भारत को करना पड़ा। दूसरी समस्या देखिए क्या थी, देशी रियासतों की समस्या, यानी कि लोकल रियासतें थी, कोई नवाब था, कोई राजा था, और वो देशी रियासतें लगभग 565 थी, तो उनको पूरे देश में एक करना बड़ा मुश्किल कार्य था। एक समस्या ये आई। तीसरी समस्या क्या आई? विकास की समस्या। हम स्वतंत्र तो हो गए, तो अचानक हमारे सामने एक समस्या आई, विकास की समस्या। वो कैसे? देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में समक्ष अनेक समस्याएं थी। उनमें से एक समस्या विकास की समस्या थी। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। भारत की जो जनसंख्या थी वो कृषि कार्य करती थी, और कृषि पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर थी। हम जो कृषि करते थे उस समय, वो सारी की सारी किस पर थी? वर्षा पर निर्भर थी। और वर्षा मानसूनी थी, और मानसूनी जब कभी देर से कभी पहले आती, कभी बाढ़ ला देती थी। ये समस्या थी हमारे सामने। किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना एक बड़ी समस्या थी। अचानक जब उनके साथ साधन नहीं हो सके सिंचाई के, तो ये एक समस्या आई कि विकास की समस्या महसूस की गई। स्वतंत्रता के बाद विकास की समस्या। चौथी समस्या आई राष्ट्रीय एकता की समस्या। इसमें देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की 34.5 करोड़ की जनसंख्या ऊंची व नीची जातियों में बुरी तरह बटी हुई थी। इतनी विशाल जनसंख्या वाले देश में विविधता व भेदभाव वाले लोगों को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करना बहुत बड़ी समस्या थी। तो ये 4 समस्याएं थी, मुख्य समस्याएं थी। ये प्रश्न जो है ना, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये 5 नंबर में भी आ सकता है। यदि 3 नंबर में आएगा तो इसमें कोई एक समस्या या 2 समस्या पूछ लेगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश के सामने कौन कौन सी समस्याएं आई। तो ये समस्याएं फिर बता देता हूँ। पहली बंटवारे की समस्या आई, दूसरी देशी रियासतों की समस्या आई, तीसरी विकास की समस्या आई, और चौथी राष्ट्रीय एकता की समस्या आई। ये कुछ समस्याएं थी स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद देश के सामने समस्या आई। तो ये दूसरा प्रश्न। ये तीसरा प्रश्न देखिए कौन सा इंपॉर्टेंट बनता है। वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने सभी जो रिश्तेदार हैं, बच्चे साथी हैं, वो अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए वीडियो को। आप देख रहे हो लेक्चरर मुकेश राज यूट्यूब चैनल। तीसरा जो क्वेश्चन है वो बड़ा धमाकेदार क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति किन कारणों से हुई थी? जो 1857 की जो क्रांति थी वो उसका कारण क्या रहा है, उसके बारे में बताएंगे। तो पहला कारण था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या था? लॉर्ड डलहौजी की लैप्स नीति थी, और लॉर्ड वेलेंजी की सहायक संधि इस विद्रोह का मुख्य कारण थे, क्योंकि उनके अनुसार अंग्रेजों ने अवध, सतारा, नागपुर और झांसी आदि अनेक देशी राज्यों के हड़प लिया था। इससे भारतीय शासकों और नवाबों में असंतोष की लहर फैल गई थी। तो पहला राजनीतिक कारण था, जिसमें क्या हुआ, लॉर्ड वेलेंजी की सहायक संधि और डलहौजी की जो लैप्स नीति थी, उससे क्या हुआ, राजनीतिक में उफाल आ गया, राजनीति में उथल पुथल मच गई। दूसरा राजनीतिक कारण क्या था बच्चों? लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहेब को मिलने वाली जो पेंशन थी वो बंद कर दी, इसलिए वे अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो गए। ये भी कारण रहा है राजनीतिक कारण में। तीसरा राजनीतिक कारण क्या था बच्चों? अंग्रेजों ने भारत में ग्राम स्वराज को नष्ट कर दिया, और इससे भी भारतीयों में असंतोष पैदा हो गया। ये राजनीतिक कारण थे। और आर्थिक कारण भी थे कुछ 1857 की क्रांति के। तो आर्थिक कारण देखिए बच्चों, अंग्रेजों ने भारत में कच्चे माल की प्राप्ति और तैयार माल की बिक्री के लिए अपनी मंडी बनाना शुरू कर दिया था। यानी कि कच्चा माल तो भारत से ले जाओ, और तैयार माल है वो भारत में आकर के बेच दो, और ये ऐसी मंडियां अंग्रेजों ने बना दी थी भारत में। ये आर्थिक कारण था। भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, और हमारे जो खनिज संसाधन थे वो अंग्रेज लूट करके यहाँ से ले जाते थे। ये कुछ आर्थिक कारण थे। इस प्रकार भारतीय उद्योग और व्यापार नष्ट होते गए, जिसके फलस्वरूप लाखों की संख्या में कारीगर, मजदूर बेरोजगार हो गए। ये एक आर्थिक कारण थे, जिस कारण से भी 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। फिर इसमें क्या था आर्थिक कारण में? दूसरा आर्थिक कारण क्या था बच्चों? अंग्रेजों ने भारी कर लगा कर काफी टैक्स लगा दिया, और किसानों को, जमींदारों की
दया पर छोड़ दिया गया और उन्हें कंगाल कर दिया गया। ये कुछ आर्थिक कारण था। दूसरा तीसरा आर्थिक कारण क्या था? अंग्रेजों ने भारत के संपूर्ण विदेशी व्यापार को अपने हाथों में ले लिया। अंग्रेजों ने क्या किया? भारत में जो विदेशी व्यापार था उसको अपने कब्जे में ले लिया, अपने हाथों में ले लिया। कुछ आर्थिक कारण था ये 1857 की क्रांति का। तीसरा है जो आर्थिक कारण के अतिरिक्त कौन से कुछ धार्मिक कारण भी थे 1857 की क्रांति के। धार्मिक कारण क्या थे बच्चों? देखिए, ईसाई प्रचारकों ने भारत के निम्न वर्ग को तरह तरह के लालच दे करके ईसाई बनाना शुरू कर दिया। इनसे बहुत से हिंदू ईसाई बन गए, क्रिश्चियन बन गए। फलस्वरूप लोगों में असंतोष फैल गया। लालच दे करके ईसाई जो क्रिश्चियन थे, वो प्रचारक थे, उन्होंने भारतीय हिंदुओं को कहा तुम ईसाई धर्म अपना लीजिए। लालच दिया गया। ये एक धार्मिक कारण बन गया। दूसरा एक धार्मिक कारण क्या रहा है कि लॉर्ड डलहौजी ने एक ऐसी कानून बना दिया, ऐसी नीति बना दी जिसके अनुसार यदि कोई धर्म परिवर्तन कर लेता था तो उसकी पैतृक संपत्ति थी और उसको उससे वंचित हो जाता था और उसे हिंदू धर्म को खतरा पैदा हो गया था। तीसरा कुछ धार्मिक कारण क्या रहा है? अंग्रेज पादरी सरेआम हिंदू मुसलमानों के धर्म ग्रंथों का मजाक उठाने लगे और इससे भी हिंदू मुसलमान दोनों ही तिल मिला उठे, जिससे कि ये क्या हुआ? 1857 की क्रांति का कारण बना। 1857 की क्रांति का अगला जो कारण है वो सामाजिक कारण है। कौन सा कारण है? सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में क्या हुआ बच्चों? देखिए, सामाजिक कारण में अंग्रेजों ने भारतीय भाषाओं और साहित्यों को घटिया बता करके उनके स्थान पर अंग्रेजी भाषा की साहित्यों को बढ़ावा दिया। इससे लोग अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो गए। दूसरा सामाजिक कारण क्या रहा है? अंग्रेजी पढ़े भारतीयों को छोटी मोटी नौकरियां दे दी जाती थी और इस भेदभाव के कारण भारतीयों में बहुत रोष पैदा हो गया। और तीसरा सामाजिक कारण क्या रहा? भारतीय समाज की अनेक कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह आदि का अंत करने के लिए अंग्रेजों ने अनेक कानून बनाए, परंतु हिंदुओं ने उनके अपने धर्म के खिलाफ समझा, जिससे उनमें अंग्रेजों के प्रति रोष पैदा हो गया। ये सामाजिक कारण रहे हैं। और कुछ सैनिक कारण भी थे। पांचवा लिखना है सैनिक कारण। क्या है सैनिक कारणों में? अंग्रेज अफसर भारतीय सैनिकों से दुर्व्यवहार करते थे और क्या था? भारतीय सैनिकों को हीन समझा जाता था और परेड के समय उन्हें भद्दे मजाक से पुकारा जाता था। तीसरा सैनिक कारण क्या था कि जो भारतीय सैनिक थे उनको वेतन भी अंग्रेजी सिपाहियों से कम देते थे। और क्या था कारण? सैनिक कारण भारतीय सैनिकों के पदोन्नति के अवसर भी बहुत कम देते थे अंग्रेज। तो ये कुछ सैनिक कारण रहे हैं। छठा जो कारण रहा है 1857 की क्रांति का वो तात्कालिक कारण, यानी कि उस समय के क्या कारण रहे हैं, जो उस समय के जो कारण मुख्य कारण थे। इसमें क्या है कि इनका तात्कालिक कारण था चर्बी युक्त कारतूस, यानी कि चर्बी से कारतूस बनाते थे अंग्रेज और इन कारतूसों में गाय व सूर की चर्बी लाई जाती थी, लगाई जाती थी और इनके प्रयोग करने के से पहले इनको मुंह से काटना पड़ता था। बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे जी जो हमारे वीर सैनिक थे, जो बहुत ही महान सैनिक मंगल पांडे जी, उन्होंने उस चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और अतः इस प्रकार से अंत में भारतीय सैनिक थे वो अंग्रेजों के खिलाफ क्रोधित हो गए और इस विद्रोह का कारण ये तात्कालिक कारण वो बना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि 1857 की क्रांति के क्या क्या कारण रहे हैं। कोई 2 कारण भी पूछ सकता है, कोई 3 कारण भी पूछ सकता है। छोटा प्रश्न देगा तो कोई 1 कारण पूछ सकता है या पूछ सकता है सामाजिक कारण बताएं या बताएं तात्कालिक कारण क्या रहे हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि चर्बी युक्त कारतूस थे उनमें किस किस चीज़ का मांस यूज किया जाता था, चर्बी किसकी यूज की जाती थी, या किस महान सैनिक ने उनको प्रयोग करने से मना कर दिया। ये प्रश्न छोटे प्रश्न इसी बड़ी प्रश्न में से बन जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हमारा बड़ा प्रश्न, धमाकेदार प्रश्न आएगा आपके बीच में। बड़ा प्रश्न देखिए, मध्यकालीन भारतीय समाज में जो व्यापक कुप्रथाएं थी वो कौन कौन सी थी जिन्हें स्त्रियों की स्थिति को प्रभावित किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि काफ़ी बुराइयां थी उस समय मध्यकालीन समाज में, तो वो कौन कौन सी बुराइयां थी जिन्होंने स्त्रियों की स्थिति को प्रभावित किया है। पहला तो बाल विवाह, पहला क्या है? बाल विवाह। दूसरा सती प्रथा, तीसरा बहु विवाह और चौथा पर्दा प्रथा और पांचवा विधवा समरूप। तो पहला बाल विवाह हम देख लीजिए। मध्यकालीन भारतीय समाज में अनेक कुप्रथाओं से ग्रस्त था। इनमें सर्वप्रथम स्थान बाल विवाह का था। बाल्यावस्था में ही लड़की का विवाह कर दिया जाता था जिससे उनका पूरा जीवन घर 4 दीवारी में ही बीत जाता था, यानी कि वो शिक्षा से वंचित रह जाती थी। और वो बाल विवाह बहुत ही क्या थी? व्यापक कुप्रथा में शामिल थी उस समय मध्यकालीन समाज में। दूसरा था सती प्रथा। सती प्रथा में क्या था? बाल्यावस्था में लड़की का विवाह उसके
उससे बहुत बड़ी आयु के व्यक्ति से कर दिया जाता था और उसका यह दुष्प्रभाव होता था कि युवावस्था तक आते आते वह विधवा हो जाती थी और धन संपत्ति के अधिकार की मांग न कर सके, इसलिए पति की चिता में साथ ही उसको जला दिया जाता था। और जलाने की प्रथा मध्यकालीन भारतीय समाज का एक कलंक के समान थी। तीसरी जो क्या थी कुप्रथा कि बहुविवाह। क्या था, शासक वर्ग या मुसलमान जो वर्ग थे वे अनेक विवाह प्रावधान रखते थे, वो अनेक विवाह कर लेते थे और पत्नी की छोटी सी गलती पर उन्हें छोड़ करके अन्य किसी से विवाह करने की समाज में क्या थी, नारी के सम्मान में गिरावट आ रही थी और शासक अपने हरम में अनेक पत्नियों को रखते थे। ये बहुत ही बुरी कुप्रथा थी। चौथी जो प्रथा थी, जो बुरी प्रथा थी, वो थी पर्दा प्रथा, जिसमें स्त्रियों को पर्दे या बुर्के में रखा जाना एक सामान्य बात समझी जाती थी। उसे किसी अनजान व्यक्ति के समक्ष जाने का अधिकार नहीं था। घर की चारदीवारी या चेहरे पर घूंघट ही उसका संसार माना जाता था और ऊंच और कुलीन वर्ग व सामान्य दोनों वर्ग की स्त्रियां पर्दा करती थी। मीराबाई, देखिए बहुत ही अच्छी बात आई है, मीराबाई तथा रजिया सुल्तान जैसी महान नारियों ने इस प्रथा का विरोध करने का साहस किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आई है, इसको नोट कर लो बच्चों कॉपी में कि मीराबाई कौन थी। मीराबाई और रजिया सुल्तान जैसी महान नारियों ने इस प्रथा का विरोध किया। किस प्रथा का? पर्दा प्रथा का विरोध किया। पर्दा प्रथा बहुत बड़ी बुराई थी जिसका विरोध मीराबाई और रजिया सुल्तान ने किया। अगली कुप्रथा थी विधवा समरूप। युद्ध, बीमारी या बेमेल विवाह आदि के कारण स्त्रियां विधवा हो जाती थी और उन पर कठोर नियम लागू कर दिए जाते थे। ये भी एक बहुत बड़ी कुप्रथा थी मध्यकालीन भारतीय समाज में। इसमें क्या था देखिए, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं देना और उनके सुबह सुबह दिखने से अपशकुन मानना, ये क्या थी, बहुत बड़ी कुप्रथा थी। और विवाह अन्य मंगल कार्यों से उनको दूर रखना, केसों को काट देना, उनके जो बाल थे उनको काट देना, सफ़ेद वस्त्र की ही अनिवार्यता करना और उन्हें अपशब्द बोलना, ये विधवा समरूपता में क्या थी, ये कुछ कुप्रथाएं थी। अगली कुप्रथा थी जौहर प्रथा। मुस्लिम शासकों की कुदृष्टि से अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए उस समय महिलाएं अग्निकुंड में कूद जाती थी। रानी पद्मावती का जौहर आज भी राजस्थानी इतिहास का सुंदर उदाहरण है। ये कुछ बुराइयां थी और इस प्रकार कहा जा सकता है कि मध्यकालीन भारत में व्यापक बाल विवाह, बहुविवाह, बेमेल विवाह, सती प्रथा, विधवा सम्मान, जौहर आदि प्रथाएं स्त्रियों की स्थिति को प्रभावित कर रही थी। आज भी नारियों पर अनेक प्रकार के अन्याय किए जाते हैं जो गलत हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बहुत धमाकेदार प्रश्न आएगा। देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, वीडियो को लाइक शेयर कर दो बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बेल्जियम की जटिल जातीय बुनावट का वर्णन करते हुए सत्ता में हिस्सेदारी के बेल्जियम मॉडल की मुख्य वर्गों को लिखिए। तो बेल्जियम की मुख्य वर्ग क्या है? बेल्जियम की जटिल जातीय बुनावट, यानी कि बेल्जियम में जो जातियां थी बड़ी जटिल थी। वो उसमें क्या था देखिए, बेल्जियम के समाज की जातियां बुनावट बहुत कठिन है। देश की कुल आबादी का 59% भाग फ्लेमिश क्षेत्र में रहता है और डच भाषा बोलता है। शेष 40% लोग बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। राजधानी बुरसेल, बेल्जियम की राजधानी क्या? बुरसेल। राजधानी बुरसेल के 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी तुलनात्मक रूप से अधिक समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। देखिए, और इसमें बेल्जियम मॉडल की मुख्य बातें क्या हैं देखिए, संविधान में इस बात का प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषाई मंत्रियों की संख्या बराबर रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाएं समूह के सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा निर्णय नहीं कर सकते। ये कुछ क्या थी, उसकी मुख्य बातें थी, मुख्य मॉडल की कुछ शर्तें थी। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, इसको आप पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको घोट के पी जाना बच्चों। प्रश्न है 73वें संवैधानिक संशोधन की मुख्य विशेषताएं लिखिए। 73वें संवैधानिक संशोधन की प्रमुख विशेषताएं, या ऐसे भी आ सकता है भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के उद्देश्य से 1992 के संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए थे। तो ये कदम कौन कौन से थे? पहला कदम देखिए,
नियमित चुनाव, यानी कि नियमित चुनाव होना चाहिए। तो 1992 में पहले स्थानीय शासक संस्थाओं के चुनाव नियमित समय पर नहीं होते थे, लेकिन 1992 के संविधान संशोधन के अनुसार स्थानीय स्वशासी निकायों का चुनाव नियमित रूप से कराया, संवैधानिक कर दिया गया। दूसरा क्या किया गया इस संशोधन में, अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण कर दिया गया। और तीसरा क्या किया, महिलाओं के लिए आरक्षण कर दिया गया। और चौथा क्या कर दिया गया, स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। और पांचवा वित्तीय स्वायत्तता। तो इसमें देखिए, अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण, निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई। फिर महिलाओं का आरक्षण दिया गया इसमें, इन संशोधन में। इस संविधान संशोधन के अनुसार स्थानीय स्वशासी निकायों में 1/3, कितना 1/3 यानी कि 33% स्थान महिलाओं को दे दिया गया, आरक्षित कर दिया गया। इससे महिलाओं को उनके निकायों की भागीदारी बढ़ गई। फिर क्या किया गया इसमें, एक और संशोधन में स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया। प्रत्येक राज्य में पंचायत तथा नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। बहुत ही अच्छा काम किया गया। हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में एक अलग चुनाव आयोग बना दिया गया। फिर क्या किया, अगला क्या किया, वित्तीय स्वायत्तता। राज्य सरकारों को अपने राजस्व तथा अधिकारों को कुछ भाग स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न है, तो एक ये वित्तीय स्वायत्तता भी दे दी गई इसमें। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगले प्रश्न में तो भाई घोट की पी जाइए रे, घोट की पी जाओ। वीडियो ने शेयर करना है। आज चुनाव चल रहे हैं, चुनाव का मौसम आ गया है तो ये प्रश्न आ सकता है। चुनाव का मौसम आया हुआ है तो ये प्रश्न आ सकता है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। जो लोकतंत्र है उसमें राजनीतिक दल होते हैं, उनकी क्या क्या भूमिकाएं होती हैं। ये 2017 में भी आ लिया, 18 में भी, 19 में भी, 22, 23 में भी, 24 में भी आ सका है। देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिकाएं, एक तो होता है चुनाव लड़ना। जो राजनीतिक दल होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने का काम होता है। एक तो ये उनकी भूमिका होती है कि अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। दूसरा है उनका कार्य, राजनीतिक दलों का दूसरा कार्य है नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखना। राजनीतिक दल अलग अलग नीतियां और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीति को पसंद करके और कार्यक्रम चुनते हैं। और क्या करते हैं राजनीतिक दल, उनका क्या कार्य है, और वो कानून निर्माण में सहायक होते हैं राजनीतिक दल। राजनीतिक पार्टियां देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कानूनों पर, जो कानून है उन पर बहस करने होती है और उन्हें विधायिका में पास करवाना होता है। लेकिन विधायिका के अधिकार सदस्य किसी न किसी राजनीतिक दल पार्टी के ही होते हैं। और क्या करवाना पड़ता है, और क्या दायित्व है उनका, राजनीतिक दलों का सरकार बनाना और उनका संचालन करना। ये भी उनका काम होता है कि सरकार का निर्माण करना और उनका संचालन करना राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य है। राजनीतिक पार्टियों की नीति और कार्यक्रम की सरकार के संचालन में मुख्य भूमिका होती है। जो सरकार चलाते हैं दल होते हैं, उनकी नीतियां भी काफ़ी रोल अदा करती हैं सरकार चलाने में। और विरोधी दलों के रूप में कार्य करना, राजनीतिक दल होते हैं, कुछ विरोधी दल भी होते हैं जिनको सत्ता नहीं मिलती और विरोधी दल का काम करते हैं। विरोधी दल के रूप में कार्य, चुनाव हारने वाले हर शासक दल के विरोधी दल होता है और वो विपक्ष का रोल निभाता है, विरोधी पक्ष का भूमिका निभाता है और सरकार की गलत नीतियों का विरोध करता है, उनके खिलाफ आम जनता को लाभवंत कराने के लिए सक्रिय होता है। और क्या होता है, जनमत निर्माण। जनमत निर्माण में भी राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये मुद्दों को उठाने के लिए उन पर क्या करते हैं, बहस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ज्योग्राफी के प्रश्न आगे हैं। ज्योग्राफी के टंटनाटन आपके टोटल 5-5 नंबर के जो प्रश्न हैं वो 4 आएंगे और ऑप्शन में आएंगे, उसके अथवा में आएंगे। तो ज्योग्राफी वाले खींच के भगा दियो भाई रे। ज्योग्राफी का प्रश्न आ गया पहला, देखिए, मृदा संरक्षण के लिए कुछ उपाय। बहुत ही आसान प्रश्न है। मिट्टी के संरक्षण के लिए उपाय बताएं तो जो मिट्टी का कटाव होता है उसको कैसे हम रोक सकते हैं, तो क्या है, बांध बना करके, नदियों पर बांध बना करके हम मृदा के कटाव को रोक सकते हैं। और वृक्षारोपण, पेड़ लगा करके हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं, मृदा संरक्षण कर सकते हैं। पेड़ों की जड़ों में मिट्टी संरक्षित रहती है, जकड़े रहती है, जिससे मिट्टी कटती नहीं है। सीढ़ी नुमा खेत, जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर सीढ़ीदार खेत बना करके भी मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। और
पशु चारण पर रोक, ये भी बहुत ही अच्छा उपाय है मृदा संरक्षण का। यानी कि पशुओं के जो पैर होते हैं वो मिट्टी को काट देते हैं, जिससे मिट्टी का अपरदन हो जाता है। तो हमें कृषि योग्य भूमि पर पशु चारण पर रोक लगानी चाहिए। अगला है संरक्षण का उपाय, मृदा अपरदन का सर्वेक्षण करना। यानी कि मिट्टी कट रही है तो उसका अपना सर्वेक्षण करना है, कहाँ से कट रही है, किन कारण से कट रही है। इस प्रकार मृदा का संरक्षण करते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, मृदा संरक्षण के उपाय। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा प्रश्न है, सामान्य बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, भूमि के निम्नीकरण के मुख्य भूमिका निभाने वाले कारकों का वर्णन करो। यानी कि भूमि का जो निम्नीकरण हो रहा है, भूमि का ह्रास हो रहा है, भूमि का पतन हो रहा है, वो कौन कौन से कारक हैं, या भूमि निम्नीकरण के किन्हीं 6 प्रमुख कारणों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाइयों। भूमि के निम्नीकरण के मुख्य कारण, एक तो खनन, जो खनन कार्य है वो भी भूमि को क्या करता है, डस्ट पड़ती है भूमि के ऊपर, उपजाऊ भूमि पर भूमि खराब हो जाती है। दूसरा है वनोन्मूलन, झारखंड और छत्तीसगढ़ में। यानी कि क्या करते हैं, हम पेड़ों को काट रहे हैं, जिससे भी क्या है, भूमि खराब हो रही है और क्या है, भूमि निम्नीकरण का एक कारण है वनोन्मूलन। फिर है आर्थिक अधिक सिंचाई, घनी सिंचाई करने से, ज़्यादा सिंचाई करने से मिट्टी खराब हो जाती है, भूमि दलदली हो जाती है, उसमें लवणीयता बढ़ जाती है। और जलाक्रांता यानी कि सेम की समस्या, ज़्यादा सिंचाई करने से वो पानी ऊपर चवा ऊपर आ जाता है भाई। अत्यधिक पशुचारण से भी मिट्टी का ह्रास होता है। और औद्योगिक जल निकाय, जो उद्योगों से निकलने वाला जो जल है वो भी मिट्टी को ख़राब करता है। और खनिज प्रक्रियाएं भी मिट्टी को ख़राब करती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। इसके उपाय इसके उल्टा आ जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा वन्य जीवन की सुरक्षा के लिए अपनाए गए मुख्य उपायों का वर्णन रहे। भारतीय वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम के मुख्य उद्देश्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसने तो घोट की पी जाइयो भाई रे। अगला प्रश्न देख लो भाई। अगला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, बहुउद्देश्य परियोजनाएं किसे कहते हैं, इनको आधुनिक भारत का इन परियोजनाओं के लाभ बताने हैं। क्या क्या लाभ हैं भाई, नदियों पर बांध बनाने के या बहुउद्देश्य परियोजनाओं के लाभ। एक तो बाढ़ों से नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, सिंचाई की सुविधा, पर्यटकों को बढ़ावा। मैंने क्लास में कई बार करवा रखा है, समझा रखा है प्रश्न थारे को, इसको नोट कर लो, खींच के भगा दियो। ये इस प्रकार के मत्स्य पालन, नौका परिवहन, विद्युत का उत्पादन, बांधों से हमें बिजली बनती है, सिंचाई है, नहरें निकलती हैं, नौका परिवहन होता है, पर्यटक आते हैं। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार के उठाए गए कदम। सरकार ने क्या कदम उठाए हैं कृषि के विकास के लिए। पहला, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना। अब भारत सरकार ने क्या किया, कृषि के लिए क्या है, अनुसंधान परिषद बना दिया गया, जिससे भारतीय कृषि में क्रांति आ गई। और भूमि विकास कार्यक्रम लागू कर दिया सरकार ने। क्रेडिट कार्ड बना दिया किसानों का। और आकाशवाणी दूरदर्शन, जिसमें आकाशवाणी दूरदर्शन कार्यक्रम होने लगे, जिससे किसानों को फायदा होगा। किस समय पर खेती करनी चाहिए, किस समय पर सिंचाई, कौन से बीज डालना चाहिए, ये आकाशवाणी पर आते हैं। न्यूनतम सहायता मूल्य यानी कि मिनिमम समर्थन मूल्य सरकार ने निर्धारित कर दिया। उससे कम मूल्य में किसान अपनी फसल को नहीं बेचेगा, उससे ज़्यादा ही आपको मूल्य मिलेगा। सरकार द्वारा उठाए गए कदम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृषि के उत्पादन में सरकार ने के कदम उठाए हैं, तो ये कदम उठाए सरकार ने। अगला प्रश्न देखिए, चावल की खेती, एक खेती जरूर आओगी भाई, एक खेती तो आओगी, एक खेती आवेगी। उसके अथवा दूसरा प्रश्न ज्योग्राफी का आएगा, जैसे मैंने बता दिया ना अभी पीछे बताया है, भूमि निम्नीकरण का कारण यो आज का है, या वनों के फायदे आज का है, वनों के लाभ आ जाएगा, भूमि निम्नीकरण के कारण आ जाएगा। उसके अथवा में आएगा कोई एक खेती, तो चावल की खेती इंपॉर्टेंट लगी मेरे को, ये इसको याद कर लेना। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं क्या हैं। तापमान कितना चाहिए इसके लिए, 20 से 21 डिग्री सेल्सियस इसको बढ़ते समय, और उसको 22 से 25 को पकते समय, और 27 डिग्री जब इसको काटते हैं उस समय होना चाहिए। जल भी काफ़ी चाहिए भाई, ज़्यादा पानी खड़ा करना पड़ता है, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। मिट्टी उपजाऊ चाहिए इसके लिए, और भूमि का धरातल समतल होना चाहिए। श्रमिकों की अधिक आवश्यकता, क्योंकि इसको काटने का, बोने का, सिंचाई करने का सारा काम हाथों से होता है। तो चावल के लिए भौगोलिक दशाएं क्या क्या हैं, तापमान, वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक, तापमान बोते समय 20 से 21, पकते समय 22 से 25, 27 डिग्री सेल्सियस काटते समय, पानी बहुत चाहिए, मिट्टी उपजाऊ चाहिए, जलोढ़, भूमि समतल होनी चाहिए, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न धमाकेदार रहे, खींच दो इस प्रश्न तो रहे, इसने तो पी जाइयो इस प्रश्न है।
ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधन। यो प्रश्न तो आपको मिलेगा, चाहे 1 नंबर में मिलो, चाहे 2 नंबर में मिलो, चाहे 3 नंबर में मिलो, चाहे 5 नंबर में धरा मिलो। देखो ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत साधन। देखिए ऊर्जा के परंपरागत शक्ति के क्या है, कोयला परंपरागत है, खनिज तेल है, जल विद्युत है। जल विद्युत को पन बिजली बोलते हैं भाई, पन बिजली, परमाणु शक्ति है, ये परंपरागत साधन है। गैर परंपरागत में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और वनों से प्राप्त ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। देखिए और बता देता हूँ आपको, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, वनों से प्राप्त ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, ये क्या हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला देखिए प्रश्न भाई, अगला प्रश्न है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन किया गया है इंडस्ट्रीज का। कौन कौन से सार्वजनिक उद्योग, ये किसके आधार पर हैं, स्वामित्व मालिक के आधार पर। सार्वजनिक ऐसे उद्योग जिसका चलाने का काम सरकार करती हो, चाहे राज्य सरकार है चाहे केंद्र सरकार। निजी उद्योग जो किसी प्राइवेट व्यक्ति के हों, जैसे टाटा का है, रिलायंस का है, ये निजी उद्योग होते हैं। सार्वजनिक में सरकारी, जैसे BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड है, SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये सार्वजनिक हैं। निजी प्राइवेट जो जैसे टाटा का बताया दिया मैंने। फिर सम्मिलित या संयुक्त उद्योग जिसमें सरकार और कोई व्यक्ति दोनों का साझा होता है, जिसमें जैसे इंडियन ऑयल लिमिटेड, है, ये एक क्या है, संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है। सहकारी उद्योग जिसमें जैसे चीनी मिलें हैं, एक समिति बना ली जाती है, जैसे आपका महाराष्ट्र की चीनी मिलें सहकारी उद्योग में आती हैं। ये जो वीडियो थी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की है। ये हमारे टोटल 4 प्रश्न आएंगे, 4 प्रश्न आएंगे 5-5 नंबर के, और उन 5-5 नंबर के 4 प्रश्नों में लगभग मेरे को संभावना है कि ये प्रश्न यदि आप कर लोगे, तैयार है, इनको याद कर लोगे, तो आपको 5-5 अंक वाले चारों प्रश्न आपके पूरे हो जाएंगे और अच्छे अंक आप सामाजिक विज्ञान में ले सकोगे। यदि आपने वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना और शेयर कर देना। हाँ देखिए, इसके अतिरिक्त एक तो वनों वाला प्रश्न भी एक बार आप रीडिंग मार लेना, वनों के लाभ, वनों के फायदे बताएं, वो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट आ सकता है। और ये जो बड़े प्रश्न करवाए हैं, इनमें से कुछ छोटे प्रश्न भी मैंने बीच बीच में समझा दिए हैं। इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देख लियो, 2 बार तो कम से कम देख लेना इस वीडियो को, आपका कल्याण हो जाएगा। आपने ये वीडियो देखी, इसके लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।